चलिए अभी तक ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ा सा डिस्कस करा था, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिस्कस करा था, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो था वो हमने ये देखा था कि उसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस अपने आप में इंपॉर्टेंट थे भाई। क्या थे भाई एडवांटेजेस, मतलब एडवांटेजेस में बताइए। सबसे पहले ये था कि अगर कोई सिंपल सा एडवांटेज पूछे आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या है, तो क्या है भाई, एक तो भाई हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, मतलब वातावरण जो है उसके हिसाब से चीजों को इम्प्लीमेंट होता है वहां पर ज्यादा, वो वातावरण को भी, और जैसे पेस्टिसाइड अगर छिड़का जाता था तो उसकी वजह से वातावरण भी तो एक तरीके से प्रभावित होता था, और ऊपर से जो भी सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो खत्म हो जाते थे। तो हमने वहां देखा था जो गैर नवीनीकरणीय संसाधनों के जो उपयोग को समाप्त करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेन द सॉइल फर्टिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ना किसी देश की अगर मिट्टी खराब हो जाए ना, मिट्टी खराब हो जाए मतलब उसकी उत्पादकता खत्म हो जाए, तो उस देश में जो होगा वो अपने आप ही प्रोडक्शन जो है वो खत्म होता जाएगा। क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी ही नहीं बचेगा, मतलब उत्पादकता ही नहीं होगा, तो आप उत्पादन कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है ना। तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? जैसे आपने सुना होगा कि भाई जो बंजर जमीन होता है उसको भी फर्टाइल या फर्टिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 या 3 सालों की जरूरत होती है। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहीं ना कहीं उस खेत की फर्टिलिटी बर्बाद कर दी है। उसमें 4 साल खेती हो सकती थी लेकिन वो खेती नहीं हो पाई। उसके बाद ये इकोनॉमिकली वाइबल होता है, मतलब अगर देखा जाए छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक रूप से क्या होता है भाई, व्यवहार्य या फिर सस्ती तकनीक होता है, मतलब ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करनी हो तो। ठीक है, अगर जेन्युइन रूप से। अब इसी को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक एक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है, और इसको साउथ में या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो हाँ उत्तर पूर्वी वाले जितने भी राज्य हैं, 8 राज्य, उनमें एक तरीके से इसको शुरू करने की कोशिश की गई। उसमें अगर देखा जाए इसका नाम क्या है भाई, जीरो बजट। जीरो बजट का सिंपल सा मतलब है कि बिना पैसा खर्च किए हुए नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को हम लोग जनरली वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं भाई, नेचुरल फार्मिंग जिसको बोलते हैं मतलब क्या, प्राकृतिक जो है खेती, मतलब जो भी हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह या पेस्टिसाइड वगैरह बनाएंगे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हो गया, और कीटनाशक हो गया, और आपको सीड्स हो गया, यही तीनों चीजों की जरूरत तो होती है जनरली अगर देखा जाए। ठीक है, और लैंड तो लैंड है ही भाई। लेकिन इन तीनों को जो हम लोग एक तरीके से इजाद करेंगे वो नेचुरली करेंगे, और उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत होगी भी नहीं, ज्यादा क्या, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग उसमें जो इन्वायरमेंट में उपलब्ध चीजें उसी का इस्तेमाल करके हम लोग इस खेती को या इस मेथड का अप्लाई करेंगे। अब ये ना हमारे ट्रेडिशनल वे में इसी तरीके से होता था। जब मान लो कि फर्टिलाइजर नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं था, तो गोबर का ज्यादा इस्तेमाल होता था। क्यों? क्योंकि पहले तो भाई इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, इतना मतलब पेस्टिसाइड भी नहीं था, और इतना खेती भी नहीं होता था जितना होना चाहिए था, जितना पॉपुलेशन भी नहीं था, तो आराम से किया जाता था। तो यहाँ जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग इज अ मेथड इन विच फार्मिंग इज डन विदाउट यूजिंग एनी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हो गया बिना पैसे के, विदाउट स्पेंडिंग एनी क्रेडिट, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बिना लोन के। ठीक है, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन द परचेज लाइक अ फर्टिलाइजर्स, एंड दिस मेथड इज ड्रॉन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस। कि जो ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस कि जो पुराने जमाने में जिस तरीके से खेती बाड़ी की जाती थी, तो हम लोग क्या बैक टू द ओल्ड डेज, एक तरीके से पुराने दिनों में फिर वापस हम लोग जा रहे हैं, और जाना ही पड़ेगा भाई अगर हम चीजों को इसी तरीके से करते रहेंगे। जैसे मान लो आज जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका लड़ रहा है, तो हमें पुराने दिनों में जाने में ज्यादा दिन तो लगने, एक बार दो उसने न्यूक्लियर बम, इसने न्यूक्लियर बम, खत्म हो गया कहानी। इसी तरीके से सबने एक दूसरे पर न्यूक्लियर बम दाग दिया, खत्म हो गया, फिर से आप वहीं के वहीं स्थिति पर आ गए। जितना आपने पैसा कमाया, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ाया, वो सब टेक्नोलॉजी किसके बराबर हो गया? शून्य के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग बैक टू द बेसिक्स बोल सकते हैं कि बेसिक्स बहुत जरूरी है, और बेसिक्स को हम लोगों ने तवज्जो देना शुरू किया है। अगर बोला जाए, इट वाज ओरिजिनली प्रमोटेड बाय द जो महाराष्ट्रियन एग्रीकल्चरलिस्ट, जिनका नाम था सुभाष पालेकर। ठीक है, सुभाष पालेकर ने इसको स्टार्ट करा था भाई मिड 1990s में, एज एन ऑल्टरनेटिव टू द ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब उच्च उपज वाली बीज का इस्तेमाल किया भाई।
हमने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करा भाई, हमने एक तरीके से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करा, है कि नहीं, मतलब मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल। लेकिन एक तरफ एक जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे उन्होंने एक तरीके से स्टार्ट करी जो बेसिक को किस तरीके से और भी हम लोग इको फ्रेंडली बना सकते हैं और बेसिक चीजों को अपना सकते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी बचा रहे, हमारा पर्यावरण भी बचा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ड्रिवन बाय केमिकल, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर से चल रहा था भाई, पेस्टिसाइड और इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है भाई, जैसे गहन सिंचाई का मतलब सिंपल सी बात है कि जितनी जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा पानी एक तरीके से दिया जा रहा था। अब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है भाई, ठीक है, वैसे जनरली बोला जाता है कि जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो बीज होता था वो ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है और जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है जो उच्च उपज वाली बीज है वो कम पानी का इस्तेमाल करता है। लेकिन जिस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ रहा था, जिसका मतलब क्या है भाई कि अब आप फर्टिलाइजर वगैरह डालोगे ना तो फर्टिलाइजर वगैरह पानी वगैरह ज्यादा कंज्यूम करता है ताकि वो जल्दी पौधा को, अब सोचो एक पौधा पहले 6 महीने में ग्रो होता था, अब हम उसको 2 महीने में ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो 6 महीने का न्यूट्रिएंट उसको चाहिए 2 महीने में, तो 2 महीने में चाहिए तो उसको ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा खाद चाहिए, सब चीज चाहिए, इसीलिए तो बढ़ रहा है। जैसे मान लो पहले गोभी या फिर पहले मुर्गा पोल्ट्री फार्म में पहले जो पोल्ट्री फार्म किया जाता था तो उसमें 6 या 7 महीने 8 महीने 9 महीने का गैप होता था, अगर एक मुर्गी खाने लायक, अगर उसको कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो खाने लायक, ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है, 2 से 2.5 महीने 3 महीने में जो हो एक मुर्गी जो हो रही है वो एक तरीके से तैयार हो जा रही है खाने के लिए और उसको भेज भी दिया जा रहा है भाई दुकानों में। इसका मतलब क्या है कि उसे वो खाना, जैसे तुम्हें मान लो 10 साल में तुम जितना बड़ा हो रहे हो और एक ही साल में धीरे धीरे करके तुम्हें सुई लगा के ये लगा के बड़ा कर दिया जाए तो क्या तुम्हारा बॉडी उस लायक रहेगा? नहीं ना। एक तरीके से क्या होगा कि कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा इनका नाम बहुत जरूरी है, या फिर इसको आंसर राइटिंग में कोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर एक महाराष्ट्रियन एग्रीकल्चरलिस्ट हैं भाई, जो कृषक थे, महाराष्ट्र के कृषक सुभाष पालेकर, जिन्होंने 1990 के दशक से ही ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक रूप ढूंढना शुरू किया, जो कि एक तरीके से बोला जा सकता है जिसका नाम आगे चलकर सरकार या फिर लोगों ने क्या दिया भाई, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब इसको किया कैसे जाता है वो समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है ना, ये सारे फसलें या फूल वगैरह जो भी है वो लगाया जा रहा है, लेकिन ये मैन्योर जो है वो तैयार किया जा रहा है मिट्टी से ही, समझ रहे हो। जो इसमें सीड्स वगैरह है वो भी किससे तैयार किया जा रहा है, एक तरीके से मिट्टी से, लेकिन वो नेचुरल तरीके से किया जा रहा है। इसमें जो पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड भी वो एक, ये सब सारे हैं जो कि एक तरीके से जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग किया जा रहा है, ठीक है। इसमें तीनों चीज देखो, 3 मुख्य चीजें मैंने क्या बताया भाई, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और एक तरीके से सीड्स, ये तीनों नेचुरल तरीके से यहाँ पर लाए जाते हैं और लगाए जाते हैं, और बहुत शानदार तरीके से इसको महाराष्ट्र में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई भी किया गया है आमतौर पर, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा सा आगे अगर देखा जाए, कर्नाटका जो है वॉज द पायनियर ऑफ अडॉप्टिंग, जैसे महाराष्ट्र में शुरू हुआ भाई, तो सबसे पहली बार जो कर्नाटका ने इसको अडॉप्ट करा, कर्नाटका की राज्य सरकार ने लागू करा कि भाई इसको हम लोग लागू करते हैं। कहाँ लागू करते हैं? खास करके रूरल एरियाज में। तो इसको कर्नाटका वॉज द पायनियर अडॉप्टिंग JBNF, कर्नाटका JBNF को अपनाने वाली अग्रणी था। अग्रणी का मतलब सबसे पहला राज्य था जो कि एक तरीके जिन्होंने अपनाया कौन सी फार्मिंग को, ZBNF, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज बोथ, ये दोनों सामाजिक रूप से और एक तरीके से पर्यावरण रूप से, इट एम्स टू इंश्योर दैट फार्मिंग पर्टिकुलरली स्मॉल होल्डर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये मान लो कि अगर ये 50 एकड़ का जमीन हो जाए तो 50 एकड़ में JBNF लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्यों भाई? कि उतना लार्ज अमाउंट में हम कहाँ से नीम का पत्ता से खौला के उसको हम अभी आएंगे उसमें क्या क्या तरीका इस्तेमाल होता है कि उससे हम लोग कैसे पेस्टिसाइड बनाए भाई, एक बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जनरली अगर देखा जाए हमारे देश में ज्यादातर कौन से किसान है भाई, स्मॉल है या फिर मार्जिनल है, छोटे या सीमांत किसान है कि नहीं। छोटे और सीमांत किसान हम लोग किसको बोलते हैं, मैंने बार बार बताया, जिसके पास 1 या 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, ठीक है, कम जमीन है। इसका मतलब क्या है भाई कि वो छोटे और सीमांत किसान है। तो छोटे और सीमांत किसान के लिए ये लाभदायक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि पर्टिकुलरली स्मॉल होल्डर फार्मिंग इज इकोनॉमिकली वाइबल बाय एनहांसिंग द फार्म बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस।
अगर हम लोग बोला जाए कि सुनिश्चित करना है कि कृषि जो जैव विविधता है या फिर जो परिस्थिति है, किस तरीके से हम किस परिस्थिति में उस चीज को ढालें, या तंत्र का इस्तेमाल करके हम बढ़ाकर खेती, विशेष रूप में छोटे किसानों को खेती से आर्थिक रूप का जो है आर्थिक रूप से उसको हम लोग मदद कर सकते हैं, ताकि जिनके पास पैसा नहीं है उसको सरकार फ्री प्रशिक्षित करे और फ्री ट्रेनिंग दे और उनको पता चल पाए किस तरीके से हम चीजों का इस्तेमाल करें। इसके लिए पूरा प्रॉपर टेक्निक है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि JBNF ज्यादा लाभदायक किसके लिए है? छोटे और सीमांत किसानों के लिए। ओके, ठीक है। अब आगे आया जाए भाई, 4 पिलर ऑफ ZBNF। 4 पिलर हैं भाई ZBNF के। 4 तरीके से ZBNF की चीजों को तैयार किया जाता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या है भाई? जीवामृत, ठीक है। जीवामृत का मतलब क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश काउ डंग, गाय जो होती है उसका जो गोबर है उसका इस्तेमाल, और एज्ड मतलब एक तो भाई पुराना गोबर, नया गोबर मतलब क्या, एंड एज्ड का यूरिन, उसके यूरिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। यूरिन का इस्तेमाल किया जा रहा है भाई। उसके बाद बोथ फ्रॉम इंडियन इंडिजीनियस काउ ब्रीड। फिर जैगरी, जैगरी का मतलब क्या हो गया भाई? हाँ, इसे तुम लोग अपना भी इस्तेमाल कर सकते हो। कहां पर? अपने चाचा ताऊ को बताओ भाई जो खेती बाड़ी करते हैं, ताकि वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके छोटे हुए। फिर पल्स फ्लोर, पल्स फ्लोर का मतलब क्या हो गया? फ्लार, वो आटा, मतलब किसका आटा? दाल का आटा। उसके बाद है वाटर एंड सॉइल टू बी अप्लाइड ऑन द फार्मलैंड। इसको मिक्स करो, ठीक है, और एक तरीके से इसका अप्लाई जो है वो आप एक तरीके से खाद के रूप में कर सकते हैं। सिंपल सा ये तकनीक है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है जो बीज, बीज का मतलब क्या? सीड्स का। कैसे सीड्स प्रिपेयर करें भाई? इट इज अ मिक्सचर ऑफ नीम लीव्स एंड पल्प टोबैको एंड ग्रीन चिलीज प्रिपेयर्ड फॉर द इंसेक्ट एंड अ पेस्ट मैनेजमेंट दैट कैन बी यूज टू ट्रीट सीड्स, जिसको हम लोग ट्रीट करने, सीड्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब या नीम के पत्ते या फिर उसके गूदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नीम का जब दाना होता है, दाना होता है ना, उसका भी उसमें गुद्दा होता है उसके अंदर, उसको अगर बीज हटा दो तो उसके अंदर एक सलाइवा जैसा वो कुछ चिपचिपा सा रहता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तंबाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च का मिश्रण है जो कीट और कीट प्रबंधन के लिए तैयार किया जाता है, और इसका उपयोग बीजों के उपचार के लिए किया जा सकता है, कि जैसे अच्छे तरीके का बीज हम कैसे उपजा सके। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको बाजार से लाने की जरूरत है, लगभग चीजें जो है वो आपको उपलब्ध देखने को मिलेंगी आपके घरों में, ठीक है। तो दूसरा हो गया, याद रखना कि जीवामृत, बीजामृत, और तीसरा क्या हो गया भाई? मुल्चिंग जिसको बोलते हैं या मल्चिंग जिसको बोलते हैं, क्या? अच्छा दाना टू प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना खेती बाड़ी करने में कि आपका जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल होता है ना सबसे ऊपर वाला, वो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की फर्टिलिटी होती है जनरली, क्योंकि पौधा जो होता है लगभग चीजें वहीं से लेता है। बाद में जब पौधा बड़ा हो जाएगा तब वो इनर से, नीचे से जाकर ले सकता है भाई अपनी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी लेना है। तो यहाँ पर क्या है, जो अच्छा दाना है, जो मुल्चिंग जिसको बोलते हैं, प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल ड्यूरिंग द कल्टीवेशन एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय द बाय द टिलिंग। टिलिंग का मतलब जब हम उसमें खेत का जब खुदाई वगैरह कर रहे हैं तो उसकी वजह से एक तरीके से टॉप सॉइल की नुकसान नहीं होती है अगर हम इसमें इस प्रोसेस का इस्तेमाल करें, मुल्चिंग प्रोसेस का। मुल्चिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक होता है ना कि आप खेत को ना बहुत गहरे से खोद रहे हो, और एक होता है कि आप ऊपर ऊपर से उसको जो टॉप सॉइल को उसी को आप वाइंड अप करके उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे क्या हो गया कि अगर मान लो गोबर वगैरह डाले हो तो आप ऊपर ही से ऊपर मिला रहे हो, ऐसा नहीं कि आप नीचे से ऊपर मिट्टी को खोदे जा रहे हो, जेसीबी लगा के इधर से उधर कर दिए, कोई फायदा नहीं उससे। हमें क्या है कि टॉप सॉइल, क्योंकि अंदर वाली मिट्टी को अगर ऊपर लाओगे तो एक तरीके से और भी दिक्कत परेशानी है, क्योंकि उसमें फिर से और ज्यादा लंबा प्रोसेस है। उसके बाद एक आता है, एक लास्ट में क्या है, वापासा, ठीक है, व्यापासा बोलते हैं इसको। इट इज अ कंडीशन where there are both air molecules and water molecules present in the soil, thereby helping in reducing the irrigation requirement। ये एक प्रोसेस होता है वपासा, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके जो सॉइल की न्यूट्रिएंट लेवल है उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये सब चारों जो पिलर है वो प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, जो खास करके JBNF का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फार्मिंग को करने के लिए। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। तो अगर बोला जाए सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हो गया, अगर यहाँ पे बोला जाए टॉप सॉइल को मेंटेन करने के लिए क्या हो गया, उसके बाद अगर बोला जाए सीड्स या फिर
बोला जाए पेस्टिसाइड किससे हो सकता है भाई, बीजामृत से, उसके बीजामृत से, उसके बाद अगर जीवामृत से क्या होगा भाई, एक तरीके से हम लोग खाद का फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, तो ये चीजें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि JBNF से निकल कर आता है। हाँ बताइए। अब देखो यार इसका ना, इसको इसका जो इस्तेमाल है, सिंचाई की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी, कम पानी की जरूरत पड़ेगी। सिंचाई की जरूरत मतलब ये थोड़ा ना, मतलब हाँ मतलब उस तरीके से, जैसे कि मान लो देखो ना यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हो इसको, हमने क्या करा, इसको एक तरीके से एक सीड्स, यहाँ पर सीड्स लगाया भाई। अब मान लो सीड्स लगाया, तो इतना ही में किस तरीके से पानी का छिड़काव करें, कब छिड़काव करें, वो सब सारी चीजें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ 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 हाँ, जरूरी नहीं है। अब जो JBNF वाला जो बीज होगा उसको हो सकता है अलग तरीके से तैयार किया जाता हो, इसकी टेक्निकलिटी तो बहुत ज्यादा है ना, वो तो एग्रीकल्चरलिस्ट बनने पर बात हो गई। बस आपको याद ये रखना है कि हमें 4 मेथड के थ्रू है वो हम लोग चीजों को, इसका ना ऐप पर भी, जो भारत सरकार का जो कृषि ऐप है उस पर भी आपको मिल जाएगा कैसे कैसे बनाना, पूरा वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि 4 एक तरीके से तरीका है, या 4 इसका एक स्तंभ है जिसके हिसाब से पूरे फार्मिंग को किया जाता है। पहला जीवामृत, उसके बाद बीजामृत, उसके बाद अच्छादना, उसके बाद आपको व्यपासा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि शून्य जो बजट प्राकृतिक खेती जो होता है वो हमारे को क्या मतलब एडवांटेज प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करता है रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। मेन जो हमें नुकसान पहुंचाता है ना वो सीड्स नहीं पहुंचाता है, याद रखना। मेन जो नुकसान पहुंचाता है हमारे इन्वायरमेंट को वो या तो फर्टिलाइजर होगा, ठीक है, फर्टिलाइजर, या दूसरा क्या होगा, पेस्टिसाइड। ये दोनों बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है दोनों को, इन्वायरमेंट को भी और सॉइल को भी। अगर आप रेगुलर वे में फर्टिलाइजर को इधर से उधर ना करते रहो तब भी एक तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। बहुत जरूरी है कि उसमें समय पर पानी देना, समय पर गोबर का इस्तेमाल करना, समय पर जो है उसको ट्रीट करना, सही समय पर उसको सही तरीके से प्लॉइंग करना, नहीं तो दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो ये क्या करता है भाई, जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग हमें रिड्यूस करता है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से, डिस्करेज करता है डीप प्लॉइंग, है ना। एक होता है ना कि डीप प्लॉइंग करके हम ऊपर का मिट्टी नीचे का कर रहे हैं, नीचे का ऊपर कर रहे हैं, उससे बचाता है, क्योंकि हमें टॉप सॉइल जो ऊपरी परत वाली जो मिट्टी होती है उसको हम लोग इससे बचा सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉइल एरिएशन, मिट्टी का जो वातन है या फिर उसका जो खात्मा है वो एक तरीके से ना हो, उसको एक तरीके से उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल, इंटरक्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा खेत जनरली आप देखो गाँव में क्या होता है, गेहूं लगा दिए, साल भर छोड़ दिए, फिर अगले साल गेहूं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इंटरक्रॉपिंग बहुत जरूरी है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या हो गया भाई, कि जैसे मान लो कि आपने 4 महीने इस खेत में कोई एक पल्स लगाया, ठीक है, अगली बार उसको वहां, अगली बार क्या मतलब 4 महीने के बाद उसमें 4 महीने खत्म हुआ उसके बाद फिर आप उसमें फल सब्जी लगा दो, तो क्या होगा, अलग अलग जब प्लांट लगेंगे तो अलग अलग उनको अलग अलग तरीके से सॉइल से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं भाई, तो एक तरीके से वो सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रख सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे एक ही खाना बार बार खाओ तो मन खराब हो जाएगा, तो कितना दिन खाओगे, 8 दिन 10 दिन, उसके बाद सेम उसी तरीके से सॉइल की भी आदत आप मत बनाओ ना किसी की, आप उसको इंटर क्रॉपिंग करो, ताकि जो है वो, तो इंटर क्रॉपिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं भाई जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग में। क्या बॉन्ड, बॉन्ड्स एंड द टॉप सॉइल मल्चिंग, मतलब क्या, बांध एक तरीके से नहीं, बॉन्ड्स, ठीक है, बांध और ऊपरी मिट्टी की मल्चिंग ना हो उसके लिए एक तरीके से इसका जो उपचार है वो जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग ही है, जिससे हम कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमल वाटरिंग, मतलब क्या, न्यूनतम पानी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप सोचो पेस्टिसाइड दे रहे हो, पेस्टिसाइड आप दे रहे हो उसमें नीम वीम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो नीम का पानी वगैरह जाएगा तो वो अपने आप में ही एक तरीके से थोड़ा बहुत वाटर का काम कर ले रहा है। समझ रहे हो, जब आप एक पेस्टिसाइड छिड़क रहे हो तो वो जाके सॉइल में जा रहा है और वो सॉइल को बर्बाद कर रहा है, सॉइल को और फर्टिलाइज नहीं कर रहा है। लेकिन जब नीम का पानी दे रहे हो या फिर प्रॉपर तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हो जो काउ डंग, काउ का यूरिन, तो इसका क्या होगा, एक तरीके से वो पानी तो जा रहा है ना, और वो कभी भी एक तरीके से सॉइल को खराब नहीं करता है।
तो वो अपने आप में ही, तो इसका मतलब क्या, थोड़ा बहुत पानी वहां चला गया, थोड़ा बहुत पानी हमने इरिगेट कर दिया, तो वो अपने आप ही पानी थोड़ा सा कम खर्च करने लगा। तो ये चीजें जो है वो एक तरीके से किया जा सकता है यहाँ पर। अब आ जाओ थोड़ा सा इरिगेशन में, यहाँ से थोड़ा सा और भी एक तरीके से देखो, यहाँ क्या, अब आते हैं सिंचाई के ऊपर। सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फसल को करने के लिए, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को करने के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए, इरिगेशन जो है, वाटर प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्रॉप आउटपुट टू द इरिगेशन वाटर अप्लाइड बाय 2050। मतलब यहाँ पर क्या बोला, सिंचाई जल उत्पादकता को वर्ष 2050 तक फसल उत्पादन और सिंचाई जल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब क्या कि आप सोचो 2050 तक हम कितना पानी इस्तेमाल कर लेंगे, और क्या हमारे ग्राउंड लेवल वाटर उतना हिसाब से रिचार्ज हो रहा है। समझो कि आप 5 लीटर पानी अंडरग्राउंड से, या फिर 5 लीटर ऐसे मान लेते हैं, 5 लीटर पानी अंडरग्राउंड रिचार्ज हो रहा है। जैसे मान लो कि ये पूरा एक ग्राउंड है भाई, अब यहाँ पर पानी है, ये पानी ना रिचार्ज हो रहा है 5 लीटर हर एक 2 महीने में, ऐसे मान लेते हैं 2 महीने में। लेकिन 2 महीने में जो हम निकाल रहे हैं वो 10 लीटर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से हम लोग ज्यादा पानी को, तो 2050 के हिसाब से कि भाई सस्टेनेबल वे में, कि इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो कितने देर तक जो होगा वो पानी हमारा जो होगा इरिगेशन में इतना खर्चा होगा जिसकी वजह से इतना इम्पैक्ट होगा, और क्या हम उतने लोगों को फीड कर पा रहे हैं उस इरिगेशन से। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया विल बी अ ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर अ वाटर इनसिक्योरिटी। अगर देखा जाए, भारत में जल असुरक्षा के मामले में वैश्विक हॉटस्पॉट में शामिल होगा। ये 2050 तक एक तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है, और अभी भी हालत खराब है। अभी भी देखो बहुत सारे, कितने मिलियन लोग जो हैं वो एक तरीके से, कितना मतलब 150 या 200 मिलियन लोग हैं जो कि एक तरीके से अच्छा पानी भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जबकि हमारे देश में एवरग्रीन रिवर है, या फिर वाटर फैसिलिटी की दिक्कत नहीं है, जिसको अभी के जमाने में खास करके, आने वाले समय में तो और स्कार्सिटी हो सकती है, कमी हो सकती है। तो ये ग्लोबल हॉटस्पॉट हम लोग बनने वाले हैं। सब समझो यहाँ पर क्यों भाई। वेल, इंडिया अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम लोग देखा जाए तो वर्ल्ड में अगर 100 लोग हैं तो 17 लोग कहाँ रह रहे हैं, भारत में। बट वी हैव बियरली 4% ऑफ वाटर रिसोर्स। तो वैसे भी पहले से प्रेशर है, तो हम लोग ना तो पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं और नहीं वाटर को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉपुलेशन, अभी हम जनगणना शुरू हो रहा है भाई, आज बढ़िया सा दैनिक जागरण में बढ़िया सा दिया हुआ था कि आज से जो है वो एक तरीके से जनगणना शुरू होने वाला है, या हाँ शुरू होगा। तो अगर इनोमिनेटर को हम लोग बोलते हैं ना, जो या गन्ना वाचक बोलते हैं, या फिर एक और उनका नाम है हिंदी में, लेकिन गन्ना वाचक बोलते हैं, गणना वाचक, गणना, ठीक। अरे भाई जो गणना करने जाता है, बस खत्म कहानी। गणना मतलब क्या, इनोमिनेटर, ठीक है, सबसे अच्छा है। इनोमिनेटर जाता है भाई, सबके घर जाता है इनोमिनेटर। अब इनोमिनेटर घर जाकर क्या करेगा, वो कितना अच्छा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई वो क्या पेपर में लिखा हुआ था कि टैक्स के लिए नहीं है, आप लोग सही इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि लोगों को, आधा गांव को ये लगेगा ना, ऐसा ना हो कि ये टैक्स की बात पूछने आया, पैसा लेने आया, ये लेने आया, फ्रॉड लेने आया, आज के ऐसे भी चल रहा है। तो वो है, तो यहाँ पर याद रखना भाई 17% ऑफ पॉपुलेशन। अब एक्चुअल पॉपुलेशन तो हम लोग बोल रहे हैं 1.5 बिलियन हम लोग पास कर चुके हैं। तो चाइना को पीछे छोड़ दिए, ना तो पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर रहे हैं, ना ही वाटर पर कंट्रोल हो रहा है। क्या दिक्कत होगा। इन इंडिया, आउट ऑफ द अबाउट 141 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ नेट जोन एरिया है। देखो यहाँ पर समझना है, 141 जो है वो क्या है, हेक्टेयर है, जो नेट जोन एरिया है कंट्री का। अबाउट 65 मिलियन हेक्टेयर या 45% इज प्रेजेंटली कवर्ड अंडर इरिगेशन, जो कि उसमें से भारत में, देश में अगर बोए गए लगभग 141 जो मिलियन हेक्टेयर जिसमें खेती बाड़ी किया जाता है, ठीक है, लगभग 65 मिलियन हेक्टेयर या फिर 45% वर्तमान में सिंचाई के अंतर्गत आता है, जहां पर एक तरीके से अंडरग्राउंड वाटर से पानी निकाल के देना पड़ रहा है। एक होता है डैम है, तो डैम से पानी वानी देना तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर मान लो कि एवर फ्लोइंग रिवर है, जैसे मान लो कि गंगा किनारे जो है, तो उसके लिए वो डिग थोड़े करता होगा, वो इरिगेशन, हाँ हाँ
तो हाँ, तो ये क्यों जरूरत पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है तो हमें उस तरीके की वाटर को रिचार्ज भी तो करना होगा, जैसे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, मतलब हम लोग रूफ वाटर का इस्तेमाल करके हम लोग उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो ये काम करना शुरू शुरू भी कर चुके हैं। छोटे छोटे एरिया में जो छोटे छोटे नाले या नहर गई है, मतलब उसे नहर नहीं बोल सकते। अच्छा सोचो, पहले क्या होता था कि इतना पक्का रोड नहीं होता था, तो पानी आराम से अंदर चला जाता था। आज देखो, अगर 2 घंटा ढंग से बारिश हो गया देहरादून में या किसी भी स्टेट में, क्या होगा? क्यों? क्योंकि पानी अंदर जाने का कहीं जगह ही नहीं छोड़ा गया। जब आप पानी को आप नाली भी बनाया जा रहा है तो नाली में क्या किया जा रहा है, नीचे से भी सीमेंटिंग कर दिया जा रहा है। तो जब नीचे से भी सीमेंटिंग कर दोगे तो जो भी थोड़ा बहुत पानी अंदर जाएगा वो भी पानी नहीं जा रहा है, तो एक ही जगह तो इकट्ठा होगा वो, अब घरों में ही तो घुसेगा। तो ये बात है जो कि हम लोग इम्पोर्टेंट जो समझ सकते हैं। क्या? देखो एक चीज और है, क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक है कृषि सिंचाई योजना जो है वो लॉन्च किया गया था भाई 2015 और 16 में। मोटो फॉर हर खेत को पानी, ये हर खेत को पानी तो हम दे देंगे भाई, लेकिन उस पानी को देने का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि उससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। तो ये है फॉर प्रोवाइडिंग द एंड टू एंड सॉल्यूशन इन इरिगेशन या इरिगेशन सप्लाई चेन रिसोर्स या सोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड फार्म लेवल एप्लीकेशन एंड वैलिड टू 2025-26, इस साल तक, वैसे इस साल के बाद इसको बढ़ा भी दिया जाएगा, गारंटेड है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जिसका उद्देश्य सिंचाई आपूर्ति करना, कि भाई जहां तक सिंचाई नहीं पहुंच रहा वहां तक सिंचाई को पहुंचाना प्रॉपर तरीके से। एक क्या हो रहा है कि अगर आप डैम बना रहे हो, इरिगेशन फैसिलिटी बना रहे हो, तो एक होता है कि आप वहां पर ट्यूबवेल लगा रहे हो। अब ट्यूबवेल से क्या होगा कि आपको एक तरीके से, अब देखो, अभी गांव में पहले क्या था कि आपको उसको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर पानी का टंकी है, पहले बोरिंग होता था, बोरिंग समझते हो, जो अंडरग्राउंड वाटर डिग करके वहां पर जो कल वगैरह लगाया जाता था, मशीन वगैरह जिससे पैडल करके हम लोग वहां पानी है, हाँ हैंड पंप बोलते थे उसको, जिसको सनी देओल ने उखाड़ा था ऐसे बोल सकते हैं, हाँ चापाकल बोलते हैं उसको। तो ये एक तरीके से क्या है कि हम लोग यहाँ पर चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो प्रॉब्लम है वो सरकार समझ चुकी है, और ये धीरे धीरे गाँव में भी होगा। जो गांव में टंकी बनवा रहे हैं ना, वो भी पानी तो ग्राउंड वाटर ही लेंगे ना। ग्राउंड वाटर जाएगा लेकिन उससे यूजेस कम हो जाएंगे ना। आपका अपना मोटर है, मोटर चालू किया, पानी निकाले, और अब वहां पर क्या है, जब पानी की टंकी से पानी आएगा तो सीमित समय के लिए आएगा, आपको उतना ही में सब चीज काम करना है। सर गांव में तो अपना नल भी है और वहाँ भी पानी आता है, तो डबल खर्च कर रहे हैं, कोई नहीं मानता। अरे तो धीरे धीरे अभी डेवलप होगा ना, मैं गांव के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ, शहरों के बारे में। धीरे धीरे वो गांव में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सरकार का थोड़ा सा अभी वहां पर बिजली जैसे जैसे खर्च कर रहे हैं वो, धीरे धीरे वहां पर भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी रेगुलेशन, जिसकी वजह से बिजली भी, एक्स्ट्रा पानी रख रखते हैं नीचे अंडरग्राउंड में, टैंक बनवा लेते हैं, उसमें भर लेते हैं, नहीं आएगा तो दूसरे भी नहीं होते। हाँ तो वो तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन एक सीमित समय के लिए आएगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसा थोड़ा ना कि दिन भर आपके टैंक में पानी आ रहा है, सुबह आएगा शाम आएगा, यहाँ जैसे देहरादून में होता है ये सुबह और शाम, कहाँ आएगा दिन भर, किस जहाँ मैं रहती हूँ तो नीचे तो दिन भर आता है। ऐसा ये नहीं होता, नहीं नहीं, दो 2 ही टाइम आता है। मतलब तेज रफ्तार में तो 2 टाइम आता है, पर पूरे दिन धीरे धीरे आता ही रहता है पानी। अरे तो थोड़ा बहुत तो उससे क्या लेना देना। अरे थोड़ा थोड़ा सा तो बता देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नॉट ओनली फोकस ऑन क्रिएटिंग अ सोर्स फॉर एश्योर्ड इरिगेशन बट ऑल्सो क्रिएट अ प्रोटेक्टिव इरिगेशन। यहाँ पर क्या बोला भाई कि हम लोग इरिगेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके तहत रेन वाटर को भी माइक्रो लेवल पर हम लोग इस्तेमाल करके सिंचाई में इस्तेमाल करेंगे। जो रेन वाटर है ना उसके लिए भी टैंक वगैरह बनाया जाता है, पता है, रेन वाटर को बचाने के लिए, और उसका इस्तेमाल बाद में इरिगेशन के लिए किया जाता है। जैसे आपका मान लो कि ये छोटा सा झोपड़ी है, ठीक है, खिड़की दे देते हैं, यहाँ से पानी कैसे, ये पानी तो इधर आ गया, पानी मान लीजिए नहीं है,
ये तो गड़बड़ हो गया। मान लो कि ये छत है आपका, ठीक है, यहाँ से आपने सारे पानी को, छत को आपने ढलान में रखा हुआ, यहाँ से पानी आपने इरिगेट करके उसको यहाँ पर एक फिल्टर में ले गया, फिल्टर से फिर ये टैंकर में आता है और टैंकर में स्टोर होता है पानी। उस पानी का इस्तेमाल आप गाड़ी को धोने में, आप उसको इरिगेशन करने में, ये सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। घर को धोने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत बड़ा टैंकर होता है जिसको बनाया जाता है। जैसे मान लो कि 1000, 1500, 5000 लीटर पानी एक बार इकट्ठा हो गया, और जितना ग्राउंड वाटर में जाना था वो जा गया, अब बाकी कुछ है वो आपके वहाँ जो है बचा रह गया, फिर उसका इस्तेमाल आप करो। टैंकर का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें डायरेक्टली हम लोग ग्राउंड वाटर से रिचार्ज करेंगे, नहीं, बल्कि हम लोग एक तरीके से प्रोटेक्टिव वे में भी उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक, उसके आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।